डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब बच्चे नहीं जवान हो चुके थे। वे भारत में पढ़े, अमेरिका में उच्च शिक्षा पाई, लंदन में भी पढ़ने गए और फिर इतनी बड़ी बड़ौदा रियासत में अब सैन्य सचिव नियुक्त हो गए थे। वे समझ रहे थे कि महार होने के नाते उनका यह अपमान हो रहा है। वो अगर अछूत न होते तो उनको श्रद्धा मिलती, सिर आंखों पर बैठाया जाता और उनकी दिन रात पूजा की जाती। इसी तरह दिन गुजरने लगे, लेकिन इन बातों पर भीमराव ने कभी ध्यान नहीं दिया। इनके सामने एक ही धुन व एक ही लगन थी कि मैं अछूतों का उद्धार करूंगा। 10 साल तक रियासत बड़ौदा की सेवा करके मैं फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करूंगा। रुपए पर थीसिस लिखूंगा, मुझे उस पर डॉक्टरेट मिलेगी, मैं फिर कानून का ज्ञान प्राप्त करूंगा। लंदन से बैरिस्टर बनकर वापस आऊंगा। इस तरह गाड़ी चल रही थी। दिन जा रहे थे और रातें आ रही थीं। रोज सवेरे सुबह आ जाती, जिंदगी का वह नया पैगाम लाती। एक दिन अंबेडकर ने अपने चपरासी से कहा, एक गिलास पानी पिलाओ। सर पानी? हाँ पानी। मगर सर, यहाँ पानी पिलाने वाला तो इस समय कोई भी नहीं है। क्या? हाँ साहब, चपरासी बोला। तो यहाँ पानी पिलाने का कोई प्रबंध नहीं है। अंबेडकर ने उसकी ओर देखा। है तो फिर पानी क्यों नहीं पिलाते? कहा, मगर पानी आपको यहाँ नहीं मिल सकता बाबू साहब। उसने। वो क्यों? इसलिए कि आप महार हैं, अछूत हैं। चपरासी ने उनसे बेझिझक होकर कहा, ये तुम क्या बक रहे हो? हाँ बाबूजी, हमारे दफ्तर में शूद्रों को पानी पिलाने का कोई प्रबंध नहीं है। बाबूजी, क्षमा कीजिए, आप शूद्र हैं। मैं शूद्र हूँ? तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? अंबेडकर ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा। आप इंसान तो जरूर हैं साहब, लेकिन छोटी जाति के इंसान हैं। छोटी जाति के? हाँ साहब, चपरासी बोला। ये छोटी जाति क्या होती है, जरा तुम मुझे आकर बताओगे? अंबेडकर ने पूछा। आप जैसे महार। तो ये बात है? वह खींचकर बोले। बाबूजी, आप बहुत देर से समझे, बिल्कुल यही बात थी। चपरासी ने कहा। क्या? न तो आपको कोई छुएगा और न ही आपको कोई यहाँ पानी पिलाएगा। तो फिर क्या मुझे यहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा? अंबेडकर ने पूछा। आपकी मर्जी है साहब। मेरी गर्जी। हाँ, आपकी मर्जी। चपरासी की बात सुनकर अंबेडकर पूरी तरह सन्नाटे में आ गए। उन्होंने सोचा कि मुंबई से ज्यादा यहाँ बड़ौदा में छुआछूत का बोलबाला है। यहाँ तो महार की कोई इज्जत ही नहीं है, उसे इंसान ही नहीं समझा जाता। काफी दिन तक भीमराव यही सोचते रहे कि उन्हें बड़ौदा रियासत की सेवा करनी है। उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर जो किए थे, उन्हें अपने वचन का पालन जो करना था, अपना कर्तव्य तो वह पूरा कर रहे थे, तभी तो इतनी बाधाएं आ रही थीं। कदम कदम पर उनकी परीक्षा ली जा रही थी। समय उन्हें अपनी कसौटी पर कस रहा था और भाग्य साथ नहीं दे रहा था। पहले वे आसमान पर चढ़ जाते, वहां से फिर गिरते तो खजूर में अटक जाते। वे फैसला नहीं कर पा रहे थे कि त्यागपत्र दें या नहीं। ऐसा लगता था जैसे वे इंसान हैं या नहीं, या उन्हें किसी जंगल से पकड़कर लाया गया है। उन्हें यहाँ कदम कदम पर इंसानियत पढ़ाई जा रही थी। जब भीमराव खाना खाते तो कोई भी उन्हें अपने पास नहीं बैठने देता था। भीमराव को इस तरह सभी जगह अपमान का सामना करना पड़ रहा था।
सब लोग कहते। बड़ौदा नरेश ने जो सैन्य सचिव नियुक्त किया है वह महार जाति का है। रियासत की प्रजा में हलचल मच गई थी और एक दूसरे से लोग कहने लगे थे, राजा साहब ने अंधेर मचा रखी है, सेना के ऊंचे पद पर महार को बिठा रखा है। सारी बातें भीमराव सुनते रहते, लेकिन इन बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उनका सिद्धांत था कि हाथी अपनी राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। उसके गले में पड़ा हुआ घंटा बज रहा है, कुत्ते बेकार ही भीग रहे हैं। उनका कहना था कि तूफान या आंधी आने पर भी इंसान को झुकना नहीं चाहिए। अगर वह चलता रहेगा तो अपने आप ही मंजिल उसके सामने आती रहेगी। छुआछूत का कड़वा अनुभव। ऊंचे पद पर रहते हुए भी भीमराव को रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी। वे बहुत ज्यादा परेशान थे। एक पारसी सराय में जाकर उन्होंने कमरा लिया। कुछ दिन तो वहां के लोगों को पता ही नहीं चला कि वह महार हैं। जब उन्हें पता चला तो वह बहुत बिगड़ने लगे। सराय के पूरे लोग इकट्ठा हो गए और भीमराव को पीटने की कोशिश करने लगे। उनका कहना था कि तुम जब महार हो तो हमारी सराय में क्यों आए? तुमने हम सबको अछूत कर डाला। अब तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। भीमराव ने अपनी मजबूरी बताई। फिर वे सबसे नम्र स्वर में कहने लगे, मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, आइंदा इस सराय में नहीं आऊंगा। ठीक है, जल्दी से कमरा खाली कर दो, बहुत गलत काम किया है तुमने। भीमराव ने सराय खाली कर दी। बहुत दुखी हो गए थे वो। बड़ौदा नरेश के नाम पर एक पत्र लिखा, मैं प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार 10 साल तक बड़ौदा की सेवा करना चाहता हूँ, मगर मेरे रहने का यहाँ कोई प्रबंध नहीं है। जहाँ भी जाता हूँ दुत्कार कर लोग भगा देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम अछूत हो। दफ्तर का ये हाल है कि चपरासी मुझे नहीं छूते, दूर से ही फाइल फेंक कर चले जाते हैं। पानी पिलाने के लिए कहो तो जवाब देते हैं कि कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है, अपना पानी साथ लाया करो। मैं इस प्रकार यहाँ रहकर रियासत की सेवा कैसे करूँगा? भीमराव ने ये पत्र राजा साहब को दे दिया। राजा साहब ने जब पत्र पढ़ा तो वे सन्नाटे में आ गए और भीमराव का मुंह देखने लगे। बड़ौदा नरेश ने कुछ देर तक सोचते रहने के बाद कहा, तुम रियासत के दीवान के यहाँ जाओ भीमराव, तुम्हारे रहने की व्यवस्था वे करेंगे। जो आज्ञा महाराज। भीमराव ने ये कहकर उनका एक पत्र अपने हाथ में ले लिया। रियासत के दीवान ने भीमराव की पूरी कहानी सुनी। राजा साहब का पत्र भी उसने पढ़ा। उसके बाद वह भीमराव से बोला, भीमराव तुम्हारी समस्या बहुत जटिल है, आप मेरी सहायता कीजिए। भीमराव ने कहा, सबको नाराज करके मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ भीमराव, तुम ही सोचो, तुम महार जाति के हो तो पानी कौन पिलाएगा तुम्हें? मैं खुद पानी पी लूंगा, लेकिन रहने का इंतजाम तो होना ही चाहिए। यहाँ रहने के लिए तो एक महार को कोई भी जगह नहीं देगा। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे अफसोस है, मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ ही है, मजबूरी मगर ये है कि समाज में रहकर समाज के साथ ही चलना पड़ता है। फिर क्या होगा? राजा साहब से तुमने कहा, तुम पर वे दयालु हैं, तुम्हें उन्होंने मेरे पास भेजा, जो होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ।